प्रिय विद्यार्थियों, आज के हम हमारी इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में आगे चर्चा करेंगे। पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सामान्य जानकारी ली थी। संघ लोक सेवा आयोग क्या है, किस तरह से कार्य करता है, कब इसकी स्थापना हुई, कौन कौन इसमें सदस्य होते हैं, कौन कौन इसके सदस्य बन सकते हैं, आदि आदि। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग का कार्य क्या है, फंक्शंस ऑफ द कंपोजिशन, यूपीएससी का कार्य क्या है। तो संघ लोक, जैसा कि आप सभी को ध्यान है, हम इस पर पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं कि संघ लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 की रचना है और इस कारण संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित कार्यों को करने के लिए वह वचनबद्ध है। संघ लोक सेवा आयोग के जो विभिन्न कार्य हैं उनका हम जो स्रोत है वो हम ये देख सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के जो विभिन्न स्रोत हैं उनमें प्रथम स्रोत तो उनका ये है कि भारत के संविधान में लोक सेवा आयोग के कार्यों का प्रमुख स्रोत माना गया है। संविधान में कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करेगा। इसी में आगे ये भी कहा गया है कि यदि संघ लोक सेवा आयोग से कोई 2 या 2 से अधिक राज्य कोई भर्ती करने के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसका यह भी कर्तव्य होगा कि ऐसी किन्हीं सेवाओं जिनके लिए विशेष योग्यता वाले व्यक्ति अपेक्षित हैं मिलीजुली भर्ती की योजनाओं को बनाने तथा प्रवर्तन में लाने के लिए उन राज्यों की सहायता करें। इसी प्रकार संविधान में यह भी प्रोविजन है कि संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती की रीति, एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और बदली करने, अनुशासनात्मक विषयों तथा कर्मचारियों के कोहिक स्थिति के बारे में किसी दावे पर दी जाने वाली राशि क्या हो आदि मामलों में राष्ट्रपति परामर्श ले सकेंगे। संविधान में यह भी प्रोविजन है कि राष्ट्रपति ऐसे नियम विनियम बना सकेंगे जिनमें किसी विशेष वर्ग के मामलों में अथवा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं हो। संविधान में यह प्रोविजन है कि संसद संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के विस्तार करने के बारे में तथा किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगम निकाय अथवा किसी सार्वजनिक संस्था की सेवाओं के बारे में अतिरिक्त कार्यों के प्रयोग के लिए भी उपबंध कर सकेगी। इस प्रकार भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 320 से 320 और 321 में यूपीएससी के कार्यों और उसके विस्तार के बारे में विशद विवेचना की गई है। दूसरा, अगर हम लोक सेवा आयोग के कार्यों का स्रोत देखते हैं तो विधायी अधिनियम है। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया था, एक बार चर्चा भी की थी कि भारत की जो संसद है वो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के वृद्धि के बारे में कोई कानून बनाकर उसे अतिरिक्त कार्य भी सौंप सकती है। उदाहरण के लिए एक टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट 1956 तथा दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के माध्यम से संसद ने संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों में कुछ दायित्व जोड़ दिए थे। संघ लोक सेवा के कार्यों का जो तीसरा सोर्स मान सकते हैं वो ये कि कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए विभिन्न नियम, उसके द्वारा जारी विभिन्न आदेश जो संविधान के अनुच्छेद 320 की उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन राष्ट्रपति आयोग के परामर्श का क्षेत्र परिभाषित कर सकते हैं। तो इसके तहत भी मतलब कार्यपालिका के माध्यम से भी कुछ एक कार्य इसको सौंपे जा सकते हैं। एक जो आयोग का स्रोत है कार्यों का वो ये मान सकते हैं कि परंपराएं या जिन्हें अभी समय भी कहते हैं कन्वेंशंस। संघ लोक सेवा आयोग ऐसे अनेक कार्य करता है जो न तो संविधान में उल्लेखित है, न संसद के विधेयक में है, न कोई कार्यपालिका के माध्यम से, लेकिन एक परंपरा बन गई है कि वो उन्हें लोक सेवा आयोग उनका पालना करता आ रहा है। जैसे कि सुरक्षा सेवाओं में भर्ती करना आयोग का दायित्व नहीं है क्योंकि ये सेवाएं लोक सेवा के अंतर्गत नहीं आती, किंतु सुरक्षा सेनाओं के सभी अंगों में कैडेट की भर्ती सर्वप्रथम 1949 में रक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर की गई थी, जो अब आयोग की गतिविधियों की एक नियमित विशेषता बन गई है। हर साल हम देखते हैं कि आयोग जो डिफेंस सर्विसेज हैं उनके लिए भी ये भर्ती का कार्यक्रम आयोजित करता है तथा भर्ती करवाता है। तो उपयुक्त जो वर्णित 4 स्रोत हैं उनको मिलाकर के संघ लोक सेवा आयोग कुल मिलाकर के जिन कार्यों को करता है उनको हम ऐसे देख सकते हैं जैसे कि इसके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। वो अभी तो हमने क्या देखा, अभी तो हमने सोर्स देखे
कि लोक सेवा आयोग के कार्यों के विभिन्न सोर्स क्या क्या हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो विभिन्न कार्य हैं वो कौन कौन से कार्य हैं। जैसे पहला इसका कार्य भर्ती संबंधी कार्य। संघ लोक सेवा आयोग को संघ की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करने का दायित्व संविधान ने स्पष्ट तौर से दिया है। अपने इस दायित्व के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं जैसे उच्च केंद्रीय सेवाओं के रिक्त पदों के योग्य, बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशियों का चयन करने के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। प्रेसिडेंट ने संघ लोक सेवा आयोग एक्ट 1958 के अंतर्गत जिन पदों को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के क्षेत्र से मुक्त घोषित कर रखा है, उनके अलावा उपयुक्त सेवाओं में रिक्त पदों के लिए भारत सरकार से संबंधित मंत्रालय की प्रार्थना पर भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है। इस हेतु आयोग रिक्त पदों का विज्ञापन राष्ट्रीय तथा प्रांतीय समाचार पत्रों में निकालकर योग्य उम्मीदवारों से निश्चित तिथि तक आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। प्राप्त आवेदन पत्रों की योग्यता मापदंड के अनुरूप छंटनी कर भर्ती के लिए द्विस्तरीय परीक्षा का आयोजित करता है। प्रथम स्तर पर प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें उम्मीदवारों की सामान्य ज्ञान एवं उनके द्वारा चुने हुए वैकल्पिक विषय में परीक्षा ली जाती है। अब आजकल क्या कर दिया गया है कि जो वैकल्पिक विषय है उसे समाप्त कर दिया गया है और उसकी जगह अब सीटेट आ गया है। तो उसमें सामान्य ज्ञान का होता है और एक कोई भी एप्टीट्यूड टाइप का साथ में एक टेस्ट होता है। तो कुल मिला के ये कि कोठारी समिति के सुझाव पर 1979 से इसको लागू किया गया था प्रारंभिक परीक्षा को। इसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि जो कम गंभीर प्रकृति के परीक्षार्थी होते हैं वो प्राथमिक स्तर पर ही छट जाते हैं और केवल उन गंभीर प्रत्याशियों को ही मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए मौका मिलता है जिन्होंने न्यूनतम जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें न्यूनतम योग्यता अपनी सिद्ध कर दी हो। तो इस तरह प्राथमिक परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रमुख परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाता है। इस परीक्षा के भी 2 चरण होते हैं, मुख्य परीक्षा के भी। प्रथम चरण में एक लिखित परीक्षा होती है और इस लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का द्वितीय चरण में साक्षात्कार लिया जाता है। तो इस तरह से संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा जैसे अखिल भारतीय सेवाओं और अनेक जो केंद्रीय सेवाएं जैसे भारतीय विदेश सेवा, केंद्रीय सेवा, इंजीनियरिंग, कई सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है। संघ लोक सेवा आयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा रिक्तियों की भेजी गई सूचना के आधार पर पदों का विज्ञापन जारी करता है और इस हेतु योग्यतम प्रत्याशियों के चयन के लिए परीक्षा का आयोजन भी करता है। दोनों चरणों में आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में जो प्रत्याशी सर्वश्रेष्ठ पाए जाते हैं, आयोग उसकी योग्यता क्रम में सूची तैयार करता है तथा ये सूची सरकार के उस मंत्रालय को नियुक्ति की सिफारिश के साथ भेज देता है जिस मंत्रालय ने इस हेतु रिक्तियों की सूचना प्रस्तुत की थी। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आयोग केवल सिफारिश करता है कि हमने परीक्षा के माध्यम से इन अभ्यर्थियों का चयन किया है, आप इन्हें नियुक्ति दे सकते हैं। नियुक्ति देना कोई बाध्यकारी नहीं है, लेकिन सामान्यतः उन्हें नियुक्ति दी जाती है। इस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी भारत सरकार के लिए अखिल भारतीय सेवाओं एवं केंद्रीय सेवाओं में रिक्त पदों हेतु योग्यतम प्रत्याशियों के चयन की सूची प्रस्तुत कर उन्हें नौकरी करने की सिफारिश करता है। आयोग का ये कार्य पूर्णतया परामर्शदात्री है जिसे स्वीकार करना सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन आयोग की प्रकृति इतनी गंभीर है कि सरकार इन्हें मना नहीं करती और सामान्यतः जो लिस्ट होती है उसको एज इट इज मान लिया जाता है। एक आयोग का कार्य परामर्श संबंधी। संविधान के अनुच्छेद 320 की जो उपधारा है 3 है उसमें यूपीएससी के परामर्श के क्षेत्र को निर्धारण किया गया है। विभिन्न कार्मिक मामलों में सरकार के लिए राष्ट्रपति के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से परामर्श करने का दायित्व दिया गया है। ये परामर्श कुछ एक मामलों में लिया जा सकता है, जैसे असैन्य सेवाओं के में और असैनिक पदों की भर्ती की रीतियों से संबंध विषयों पर परामर्श किया जाएगा। संविधान ने स्पष्ट व्यवस्था की है कि संघ सरकार असैनिक सेवाओं के लिए भर्ती की रीति निर्धारित करने के लिए जो भी नीति बनाएगी वह नीति संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से ही बनाई जाएगी। ये भी उल्लेखनीय है कि जहां उच्चतम पदों पर भर्ती का कार्य संघ लोक सेवा आयोग करता है, वहीं अधीनस्थ पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया निश्चित करते समय सरकार संघ लोक सेवा आयोग से उस प्रक्रिया का अनुमोदन करवाती है। ऐसा करना सरकार के लिए इसलिए भी आवश्यक है कि जिससे सरकार ने भर्ती की जो प्रक्रिया निर्धारित की है उसकी निष्पक्षता को
जनमानस में प्रतिष्ठित किया जा सके। समस्त असैन्य सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने का एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और बदली करने तथा अभ्यर्थियों की ऐसी नियुक्ति, पदोन्नति अथवा बदली की उपयुक्तता के बारे में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर भी संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। तो संविधान की इस शब्दावली से स्पष्ट है कि संविधान निर्माण न केवल भर्ती की रीतियों से संबंधित विषयों पर बल्कि भर्ती के पश्चात नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थानांतरण से संबंधित सरकार द्वारा बनाई जाने वाली नीति में भी संघ लोक सेवा आयोग की सहमति को आवश्यक मानते हैं। इसी के अनुरूप भारत सरकार पदोन्नति के विभिन्न मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करता है। जैसे कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा के 33.33% पद राज्य सरकार की संबंधित राज्य सेवा के पदों में पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रावधान है। ये पदोन्नति राज्य सरकार द्वारा गठित पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर की जाती है। इस पदोन्नति समिति का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य या अध्यक्ष स्वयं होता है। इस तरह अखिल भारतीय सेवाओं के कुल रिक्त पदों के 1/3 पदों पर राज्य सेवा में कार्यरत अधिकारियों से पदोन्नति के माध्यम से भर्ती की जाती है। पदोन्नति द्वारा भर्ती की गई रीति कर्मचारियों में निष्पक्षता से स्वीकार की जा सके, इस हेतु संविधान के प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति समिति में संघ लोक सेवा आयोग की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। इस प्रकार एक सेवा से दूसरी सेवा में जो स्थानांतरण वगैरह के मामले होते हैं, डेपुटेशन होता है, तो उनके लिए भी आयोग से परामर्श किया जाता है। भारत सरकार के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों पर अनुशासनात्मक जो कार्यवाही की जाती है, अनुशासन कार्यवाही के कारण यदि कोई कार्यवाही की जानी है तो प्रस्तावित कार्यवाही पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना संविधान ने आवश्यक बना रखा है। अधिकारियों द्वारा दीर्घ सूत्रता, कार्य के प्रति आलस्य, लापरवाही, सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ या हानि, अकुशलता, अवज्ञा, अनैतिकता, निष्ठा का अभाव, आचरण संहिता के नियमों का उल्लंघन किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार बन सकता है। इन समस्त मामलों में दोषी पाए जाने पर किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई आदेश पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति उस प्रकरण को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के लिए प्रेषित कर सकते हैं। यद्यपि अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार केंद्र सरकार को ही है तथा आयोग की भूमिका मात्र परामर्शदात्री है, फिर भी शासन आयोग द्वारा दिए हुए तत्संबंधी परामर्श से काफ़ी सीमा तक निर्देशित रहता है। अनुशासनात्मक मामले जो आयोग के परामर्श के लिए प्रेषित किए जाएं पर आयोग इस दृष्टि से विचार करता है कि शासन ने अनुशासनात्मक कार्यवाही के नियमों के अंतर्गत जो निर्धारित प्रक्रिया है उसकी पालना की है या नहीं की है। इस प्रक्रिया के लिए मामले संबंधित समस्त पत्रावलियां तथा कार्यवाही के रिकॉर्ड से आयोग को अवगत करवाना होता है। एक है कि संघ लोक सेवा आयोग वरिष्ठता, विधिकवाद में व्यय के पुनर्भरण, असाधारण पेंशन तथा अन्य विविध प्रकार के जो कार्मिक मामलों में भी परामर्श देता है। भर्ती, पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों में भूमिका के अलावा भी संघ लोक सेवा आयोग स्थानांतरण संबंधी सामान्य नीति तथा किसी व्यक्ति के सेवा में ड्यूटी पर रहते हुए हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति तथा किसी कर्मचारी को अपने विरुद्ध न्यायिक मामले में बचाव हेतु व्यय की गई राशि के पुनर्भरण आदि के मामलों में भी शासन को मांगे जाने पर परामर्श देता है। आयोग सेवा नियमों के निर्माण की जांच और परीक्षा भी करता है। इसके अलावा शासन द्वारा किसी भी सामान्य और अपरिहार्य परिस्थिति में जो अस्थायी नियुक्ति कर ली जाती है उसे आयोग के द्वारा अनुमोदित करना होता है। इस संबंध में आयोग ऐसी नियुक्तियों को स्वीकृति देता है तभी उन्हें वेतन और अन्य सुविधाएं देय मानी जाती है। ऐसी नियुक्तियां आयोग की स्वीकृति प्राप्त किए बिना 1 वर्ष से अधिक जारी नहीं रह पाती। आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है उनमें सरकार का ध्यान ऐसे मामलों की ओर आकृष्ट किया है जिनमें अस्थायी नियुक्तियां 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए चल रही होती है। आयोग के कार्यों के संबंध में एक बात ये उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 320 की उपधारा 3 के अधीन राष्ट्रपति ऐसे नियम भी बना सकते हैं जिनके माध्यम से किसी विशेष वर्ग के मामले में किन्हीं विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं हो। इसका भी अनेक बार सरकार ने उपयोग किया है। अब तो इस तरह से हमने देखा कि जो संघ लोक सेवा आयोग है वो बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो उसका यही है कि भाई भर्ती करना, भर्ती की रीति निर्धारित करना, भर्ती करने के पश्चात कार्मिकों की वो लिस्ट सौंपना। तो इस प्रकार से अनेकानेक कार्य आयोग के द्वारा संपन्न किए जाते हैं।
कई बार एग्ज़ाम में ये भी सवाल पूछा जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग के सरकार के साथ में रिलेशन कैसे हैं, सरकार के साथ में इसके संबंध किस प्रकार के हैं। तो वो भी आपको विशेष रूप से देखना होगा कि संघ लोक सेवा आयोग सरकार के साथ किस तरह के इसके संबंध है, संघ लोक सेवा आयोग सरकार से किस तरह से डीलिंग करता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि आयोग, पहली बात तो ये कि एक परामर्शदात्री निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग संविधान द्वारा अधिकृत भर्ती अभिकरण के रूप में कार्य करता है और संविधान द्वारा भी आयोग की परिकल्पना एक परामर्शदात्री निकाय के रूप में की गई है। आर्टिकल 323 इस बात का स्पष्ट प्रोविजन भी करता है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करेगा और राष्ट्रपति उन मामलों में के बारे में जिनमें कि आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया गया, अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगा। संविधान की यह जो महत्वपूर्ण बात है वो आयोग के परामर्शदात्री स्वरूप का उद्घोष करती है। यहाँ एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या सरकार सभी कार्मिक मामलों में आयोग से परामर्श करे। इस मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राय व्यक्त की है कि ये स्थिति अपेक्षित है, अनिवार्य नहीं है। मतलब अपेक्षित तो है कि सरकार परामर्श करे, लेकिन अनिवार्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने भी इस तरह के परामर्श को बाध्यकारी नहीं माना है। उनकी राय में ऐसा परामर्श नहीं किया जाना किसी कर्मचारी के लिए कानूनी कार्रवाई का आधार नहीं बन सकता। यह संबंध सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि किस विशेष विषय पर राय लेनी है और किस पर नहीं लेनी। आयोग द्वारा प्रेषित चयनित प्रत्याशियों की सूची में से नियुक्ति में विलंब तो प्राय सामान्य बात हो गई है। यद्यपि इन सभी परिस्थितियों से सरकार का उसका कारण स्पष्ट करना होता है। मतलब संघ लोक सेवा आयोग की तो फिर भी एक गरिमा बनी हुई है। आज भी संघ लोक सेवा आयोग का एक अपना टाइम टेबल भी है और वह उसकी पालना करवाने का प्रयास भी करता है और बहुत अधिक वह अपने उनमें पूर्णता भी प्राप्त करता है। उसकी पालना करवाने में उसको सफलता भी मिलती है। लेकिन यहाँ अगर हम स्थिति देखें कि राज्य जो लोक सेवा आयोग है, जो एक तरह से देखा जाए तो उसी के अभिकरण हैं जो राज्य स्तर पर कार्य करते हैं, तो उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। अधिकतर राज्यों में उनकी स्थिति खराब है। अधिकतर राज्यों में जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो समय पर भर्ती नहीं करवा पाते हैं। कुछ तो सरकार उनको समय पर रिक्तियाँ नहीं भेजती, वैकेंसी नहीं भेजती, जिससे वो उनको जारी नहीं कर पाते। दूसरी बात यह है कि राज्य लोक सेवा आयोग में जो उनका भर्ती का एक तरीका होता है उससे अधिकतर जो अभ्यर्थी है वो संतुष्ट नहीं होते। फलतः वो कोर्ट की शरण में चले जाते हैं, हाई कोर्ट में चले जाते हैं। तो अधिकतर जो भर्तियाँ हैं वो हाई कोर्ट से होकर के निकलती है। हाई कोर्ट से जब तक उनका परीक्षण नहीं हो जाता है पूरा, तब तक उस पर विलम्ब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में और साथ ही कुछ राज्यों में जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं उनमें भर्ती को लेकर के अनैतिकता के या करप्शन के भी चार्जेस लगते हैं। यद्यपि संघ लोक सेवा आयोग अभी इससे बचा हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग में ऐसे कोई बड़े एलिगेशन लगे नहीं हैं। अगला है कि आयोग और संसद। तो संविधान ने अपने 2 प्रसंगों में संसद और आयोग के संबंधों को परिभाषित भी किया है। आर्टिकल 321 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह अधिनियम के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों में विस्तार कर सकता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 323 के माध्यम से संसद को प्रतिवर्ष आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने का अवसर मिलता है। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि आयोग के कार्य का संचालन के राष्ट्रपति ने जो नियम बनाए हैं, संसद उसमें वांछित परिवर्तन और संशोधन सुझा सकती है। किसी भी स्तर पर सामाजिक दर्शन में परिवर्तन के कारण आयोग के कार्य में वृद्धि या कटौती भी संसद कर सकती है। संसद आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार विमर्श के दौरान आयोग के कार्यकरण की आलोचना द्वारा उस पर विधायी नियंत्रण कर पाने में सफल होती है। यद्यपि यह संदेह व्यक्त किया जाता है कि संसद के द्वारा सदस्य विशेषज्ञता के अभाव में यह नियंत्रण प्रभावशाली तरीके से नहीं कर पाती। संसद के नियंत्रण की एक और सीमा ये होती है कि प्राय देखा गया है कि आयोग के प्रतिवेदन 2 वर्ष से भी अधिक समय बीतने के पश्चात संसद के पटल पर रखे जाते हैं, जिसके कारण संसद का नियंत्रण एक तरह से पोस्टमार्टम प्रक्रिया बन करके रह जाता है। और राज्यों के संबंध में हम देखें तो राज्यों के संबंध में स्थिति और भी खराब है। हर वर्ष प्रतिवेदन ही नहीं दिए जाते। तो इसमें स्थिति में सुधार की आवश्यकता है।
अब हम देखते हैं कि आयोग और न्यायपालिका के क्या संबंध है। तो आजकल तो राजस्थान के संबंध में हम चर्चा करें तो अ, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान हाई कोर्ट के मध्य अंतर संबंध बहुत ही ये है कि एक दूसरे कोई भी वैकेंसी जब तक हाई कोर्ट से होकर के नहीं गुजरती जब तक वो पूरी नहीं हो पाती। तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यकरण को विधिक चुनौती दिए जाने की स्थिति में न्यायपालिका उस पर विचार करती है। आयोग को प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती का महत्वपूर्ण कार्य करना होता है तथा पदोन्नति व अनुशासनात्मक मामलों में भी यह केंद्र सरकार का प्रमुख परामर्शदाता है। अतः आयोग के इन कार्यों की निष्पक्षता और ईमानदारी से कर रहा है या नहीं कर रहा, न्यायपालिका अवसर आने पर इसकी परीक्षा भी कर सकती है। अनेक अवसरों पर चुनौती दिए जाने पर न्यायपालिका ने संबंधित नियमों और विनियमों की व्याख्या भी की है। न्यायपालिका की यह व्याख्या प्राय सरकार और आयोग दोनों के द्वारा स्वीकार की गई है। यद्यपि सरकार इस बात के लिए स्वतंत्र होती है कि वह न्यायपालिका की व्याख्या से संतुष्ट नहीं हो तो भी संबंधित प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग, उसको एक बड़ा भारी दायित्व दिया गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय सेवाओं में राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहकर निष्पक्ष भर्ती का कार्य करे। उससे विभिन्न कार्मिक मामलों में भारत सरकार को निष्पक्ष परामर्श देने की अपेक्षा की जाती है। और मोटे तौर पर देखा जाए तो संघ लोक सेवा आयोग अपनी ये जो भूमिका है उसका निष्पादन भी भली प्रकार से कर रहा है और यही कारण है कि वो अपने दायित्वों को निष्ठा और निष्पक्षता के साथ निर्वाह कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज भी अधिकतर लोगों का लोक सेवा आयोग में विश्वास बना हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग के अधिकतर मामले न्यायपालिका में जाते भी नहीं हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकतर मामले न्यायपालिका से होकर के गुजरते हैं तथा अनेक तरह के आरोप भी लगते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है और आपको इसका अध्ययन करना होगा। और पहला और दूसरा इसके दोनों वीडियो आपको देखने होंगे, तब आपको ये पूरा इसमें समझ में आएगा। धन्यवाद।